Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about atmospheric refraction and some of its effect of human eye and the colorful one. This is the chapter number 11 of your NCERT textbook, right? बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड रेनबो फॉर्मेशन कवर किया था. अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट कि आप एक बार ज़रूर देखें, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. अच्छा, रिफ्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी हमने लाइट चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था. इट मीन्स वी नो इट वेरी वेल. फिर भी मैं आपको बता दूँ रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था. सपोज ये एक ग्लास स्लैब हमने लिया, राइट. तो ये कौन सा मीडियम हो गया? ऊपर का हमारा एयर मीडियम हो गया, जिसको हम लोग रेयरर मीडियम भी बोलते हैं, राइट. एंड ये नीचे का जो मीडियम हो गया, ये ग्लास का मीडियम हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू द एयर मीडियम, है ना. तो अगर एक लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करती है एंड दिस विल बी द नॉर्मल, तो हमारे रिफ्रैक्शन में क्या होता है? तो जब लाइट एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, है ना. टुवार्ड्स द नॉर्मल ये बेंड होगी. एंड अगेन जब डेंसर से रेयरर मीडियम एंटर करेगी, इट मीन्स डेंसर से अगेन एयर मीडियम में आएगी, it will be away from the normal. Yes, that is the refraction only. So वैसे ही सपोज मैं यहाँ पर एक इंटरफेस लेती हूँ, राइट. तो इंटरफेस का ये एक हो गया मीडियम, इट मीन्स इट इज़ मीडियम 1, एंड ये एक हो गया मीडियम 2, राइट. तो मैं यहाँ पर रेयर और डेंसर मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली ये ना कोई मीडियम तो रेयर और डेंसर होगा ही होगा, है ना. एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होंगे, क्योंकि डिपेंड करता है रेयर और डेंसर मीडियम में, है कि नहीं. तो दिस विल बी द नॉर्मल हियर. दिस इज़ मीडियम 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डिफरेंट होगा. दिस इज़ मीडियम 2, तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा. तो जैसे ही कोई भी लाइट यहाँ पर एंटर करेगी, तो वो लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, है कि नहीं. सो अगेन इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक तो मीडियम चेंज होता ही है. मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है? डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये तो हो गया रिफ्रैक्शन. अब चलते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ. तो बच्चों, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें एयर भी होता है. यस, इट मीन्स एयर क्या है? वो एक मीडियम है. इट मीन्स उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो बिल्कुल एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ही, ये तो हमें पहले से ही पता है. बट इंटरेस्टिंगली एयर एक ही मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होना चाहिए. बट इंटरेस्टिंगली क्या होता है बच्चों, ये एक मीडियम होने के बावजूद भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे. बट ये कैसे पॉसिबल है मैम? ये कैसे हो पाएगा? चलो देखो, सपोज ये हो गया हमारा अर्थ, है ना. अब ये जो है, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, राइट. तो ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, एंड ये क्या है? स्पेस है. तो एटमॉस्फेयर में हमें क्या पता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, है कि नहीं? होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं. हमने ऑलरेडी सेपरेट सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, ये क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं. अगर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, इट मीन्स उनके ऑप्टिकल डेंसिटीज़ भी डिफरेंट होंगे. सपोज कोई लेयर मोर डेंस होगा, कोई लेयर लेस डेंस होगा, है ना. किसमें कोई लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोई लेयर में टेम्परेचर कम होगा. ये सर नो. एंड अगेन व्हाट वी नो, जैसे ही हम अर्थ से ऊपर ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर में ऊपर लेयर की तरफ जाएंगे, ये सभी को पता है. ऊपर जितने हम बढ़ते जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा? एयर ज़्यादा कूल रहता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा. जैसे ही हम धीरे धीरे अर्थ सरफेस के टुवार्ड्स जाएंगे, हमें ज़्यादा गर्मी लगने लगती है ना. बट ऐसा तो इसका क्या होगा? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी अलग हो जाएगा. बट ऐसा माना जाता है कि जैसे ही हम अर्थ सरफेस में और एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे, ये जो हमारा मीडियम है, ये ज़्यादा रेयर हो जाएगा. एंड जैसे ही हम अर्थ सरफेस के नीचे की तरफ आते हैं, वो मीडियम ज़्यादा
डेंस हो जाता है। क्यों डेंस हो जाता है? क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर वाटर वेपर हो गया, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए, ज़्यादा स्मोक हो गए, है ना, तो ज़्यादा फॉग भी हो जाते हैं। तो ये सारे मिलने की वजह से हमारा एयर क्या होता है, ज़्यादा डेंस हो जाता है, राइट। ड्यू टू दिस रीजन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया। जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। एंड जैसे ही हम टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस आएंगे, यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम ज़्यादा डेंस हो जाएगा। सो दिस इज वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक हो गया ड्यू टू, वी कैन राइट हियर ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स, एंड डिफरेंट लेयर्स के ऑप्टिकल डेंसिटीज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये अलग डेंसिटीज़ का हो गया, ये अलग डेंसिटीज़ का हो गया। इट मीन जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाएंगे हमारा मीडियम रेयरर हो जाएगा, एंड जैसे हम हमारे एटमॉस्फेयर के नीचे की तरफ आएंगे टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस, हमारा मीडियम ज़्यादा डेंस हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया डिफरेंट लेयर्स एंड विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़। इट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल डिपेंड करता है हमारे ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर, है ना। अगर ज़्यादा डेंस हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर, अगर कम डेंस हो गया यहाँ पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेकेंड रीज़न क्या होता है बच्चों, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे अलग होता है। सपोज मान लो यहाँ पर ये डिफरेंट लेयर्स का मैं सिर्फ एक ही लेयर लेती हूँ। सपोज मैंने सिर्फ ये एक ही लेयर लिया एटमॉस्फेयर का, डिफरेंट लेयर्स का तो हमने बात ऑलरेडी कर लिया है। ये जो एक ही लेयर मैंने लिया है इसमें एयर तो होंगे ही, बट यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिफरेंट लेयर्स के टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट में अगर हम देखें ये लेयर्स में ये टेम्परेचर वेरी करेगा, फ्रीक्वेंटली वेरी करेगा, है कि नहीं। सपोज यहाँ पर एक टेम्परेचर ज़्यादा हो गया एक टाइम पर, विथ टाइम में बोल रही हूँ, तो नेक्स्ट सेकेंड में अगर मैं देखूँगी यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। वैसे अगर नेक्स्ट सेकेंड में मैं देखूँगी आफ्टर 1 सेकेंड, देन यहाँ पर अगेन टेम्परेचर कम हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली वेरी करता रहता है। सो ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर भागने लगेंगे। अगर दूर दूर भागने लगे तो वो मीडियम कैसा हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा। एंड रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। यस, एंड वैसे ही अगर टेम्परेचर हमारा कम हो गया तो वहाँ पर भरा भरा मीडियम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो डिड यू गेट माई पॉइंट बच्चों। यहाँ पर देखो, सपोज ये एक पॉइंट हमने लिया जिसमें टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो वही सेम पॉइंट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इमीडिएटली कम हो जाएगा, राइट। इट मीन्स वेरी कर गया। एंड अगेन इन नेक्स्ट सेकेंड में बिल्कुल सेम जगह पर टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। अगर टेम्परेचर कम हो गया यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नाउ सी वेरिएशन हुआ ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। सो ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अगेन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन होता है। एक तो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज हो गए डिफरेंट लेयर्स के, एंड अगेन टेम्परेचर वेरिएशन के द्वारा हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये अर्थ है एंड ये एटमॉस्फेयर है, राइट, एंड यहाँ स्पेस से एक लाइट आ रही है, तो क्या वो लाइट स्ट्रेट आएगी, क्या एक जैसा रिफ्रैक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, लाइट तो स्ट्रेट आएगी नहीं। जैसे ही अर्थ सरफेस में एंटर करेगी लाइट बेंड हो जाएगी। लाइट बेंड तो होगी बट लाइट का जो रिफ्रैक्शन हुआ, बेंड हुआ, क्या वो एक जैसा होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगेन एंड अगेन फ्रिक्वेंटली हमारा क्या होता है,
डेंसिटीज़ चेंज होते हैं, लेयर्स के डेंसिटीज़ भी चेंज होंगे, एज वेल एज टेम्परेचर वेरिएशंस के थ्रू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता रहेगा एंड कम होता रहेगा। तो रिफ्रैक्शन में भी क्या होगा, लाइट जो रिफ्रैक्ट होके आ रही थी उसका रिफ्रैक्शन क्या होगा, कभी ये ज़्यादा बेंड हो जाएगी, कभी कम बेंड होगी, कभी ये ज़्यादा बेंड होके हमारे पास आएगी, कभी कम बेंड, कभी ज़्यादा बेंड, कभी कम बेंड, कभी ज़्यादा बेंड, कभी कम, ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर। सो लाइट स्ट्रेट ना आके, लाइट को कैसे आना चाहिए था, एक्चुअली ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए था, बट क्या वो लाइट स्ट्रेट आएगी, जी बिल्कुल नहीं आएगी। तो स्ट्रेट ना आके लाइट क्या करेगी, ऐसे ही बेंड करती हुई आएगी, कर्व्ड पाथ में आएगी। सो ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? when light rays pass through the atmosphere, जब लाइट रे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो दे अंडरगो रिफ्रैक्शन while entering from one layer to another layer of different optical densities. So different optical densities का मतलब यहाँ पर क्या है, this is nothing but the refractive index है ना, it's called atmospheric refraction. Yes, this is the atmospheric refraction. So what are the effects of atmospheric refraction? यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इफेक्ट विल बी द स्टार्स सीम हायर देन एक्चुअली दे आर। एक्चुअली जो स्टार्स हमें दिखाई देते हैं ना बच्चों, वो उतने दूर होते नहीं हैं, पर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें ये काफ़ी हायर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट ये है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एक्चुअली स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं बट दे अपीयर एज ट्विंकलिंग, ये भी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देन व्हाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल? अगर स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट्स को भी तो ट्विंकल करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी तो लाइट्स एटमॉस्फेयर दे के आ रहे हैं, बट वो क्यों नहीं ट्विंकल करते? अगेन एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हम क्यों सनराइज से पहले ही सन को देख पाते हैं एंड सनसेट के बाद भी सन को देख पाते हैं? ऑल आर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड वन बाई वन विल डिस्कस नाउ इन डिटेल्स। सो फर्स्ट विल सी स्टार्स सीम हायर देन एक्चुअली दे आर। सपोज ये हमारा मदर अर्थ है, राइट, एंड ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, ये हो गया स्पेस जहाँ से स्टार लाइट आती है। सपोज यहाँ एक पर्सन खड़ा है अर्थ सरफेस में एंड वो स्टार को देख रहा है, राइट। आप मुझे ये बताओ, ये जो स्टार से लाइट रे आएगी ये स्ट्रेट आएगी? नो मैम, नॉट एट ऑल, ये तो बेंड करती हुई आएगी। क्यों? क्योंकि स्टार लाइट तो जैसे ही स्पेस से आएगी बीच में क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर आ जाएगा, राइट, जिसका डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज होंगे एंड डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होंगे, एंड अगेन उसका टेम्परेचर भी वेरिएशन होगा। तो स्टार से जो भी लाइट आएगी बिल्कुल कर्व्ड पाथ में आएगी, है कि नहीं? इट मीन्स दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टार। ये स्टार का क्या है, एक्चुअल पोजीशन है, जो कि बेंड होती हुई हमारे अर्थ सरफेस में एंटर करेगी, राइट। बट इसको हम देखेंगे कैसे? क्या हम उसको बेंड देखते हैं? क्या हमें स्टार्स टेढ़े नज़र आते हैं और ऐसे ही कर्व्ड पाथ में नज़र आते हैं? नहीं। जब हम वो स्टार लाइट को देखेंगे, हम कहाँ पर स्टार को देखेंगे? हमें बिल्कुल स्टार्स सीधे दिखाई देते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, स्टार का हायर पोजीशन हो गया, और यू कैन से दिस इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। क्या है? अपरेंट पोजीशन हो गया स्टार्स का ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि जैसे ही ये स्पेस से आएगी स्टार से रे ऑफ लाइट, वो क्या होती हुई आएगी, बेंड होती हुई आएगी, बट हमें तो स्ट्रेट दिखाई देंगी, है ना। हमें ऐसा लग रहा है कि वो स्टार लाइट और स्टार्स को हम तो बिल्कुल सीधा देखते हैं, थोड़ी हमें बेंड होती हुई नज़र आती हैं। तो जैसे ही हम उसको देखेंगे हमें बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएंगे। इट मीन्स स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन है, ये स्टार हमें उससे थोड़ा हायर पोजीशन में नज़र आएगा। सो दिस इज़ द अपरेंट पोजीशन एंड दिस इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। डिड यू गेट माय पॉइंट बच्चों? दिस इज़ वन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार्स सीम हायर देन एक्चुअली आर। वो जहाँ पर है एक्चुअल पोजीशन से हमें हायर नज़र आते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लाइट फ्रॉम ए स्टार इज रिफ्रैक्टेड और बेंड एज इट लिव्स द स्पेस। इस स्पेस से तो वो बिल्कुल सीधी आ रही है, बट जैसे ही वो स्पेस को लिव करके हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी वो बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो हायर वाला एयर होता है वो रेयरर होता है, बट नियर वाला जो एयर होता है अर्थ सरफेस में वो डेंसर होता है, राइट। एंड द डेंस एयर बेंड्स द लाइट मोर।
ये तो हमें पहले से ही पता है। बट आर आई विल सी द स्टार इन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, हमारे आई तो उसको बेंड वाला स्टार नहीं देखेगी, बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में देखेगी। सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द स्टार सीम्स टू बी हायर इन द स्काई देन एक्चुअली दे आर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार्स हायर पोजिशंस में दिखाई देती हैं देन एक्चुअली दे आर। और नेक्स्ट इफेक्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बच्चों आप चाइल्डहुड याद करो जो हम राइम्स गाते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यहाँ पर आज हम सच्चाई जानेंगे कि एक्चुअल में स्टार ट्विंकल करते हैं और ऐसे ही हमें ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये ट्विंकल होने जैसा अपीयर होता है। वी नो दैट स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट, स्टार के पास खुद का लाइट होता है। बट ये जो स्टार्स होते हैं ना बच्चों, अर्थ सरफेस से बहुत दूर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, काफ़ी फार अवे है हमसे। तो जितने भी डिस्टेंस में होंगे वो कैसे नज़र आएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा डिस्टेंस में होगा वो उतना ही स्मॉल नज़र आएगा। एंड अगर वो एक लाइट एमिट कर रहा है, वो लाइट कैसा होगा, एक पॉइंट सोर्स जैसा हमें नज़र आता है, राइट। कैसा नज़र आता है, आज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो व्हेन ये जो स्टार लाइट जैसे ही स्पेस से अर्थ एटमॉस्फेयर एंटर करेगी, इनका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमारे अर्थ में डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज रहते हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इनका टेम्परेचर वेरिएशन भी होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ना। सो ड्यू टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। सो ये जो एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से कभी कभी ज़्यादा डेंस हो जाएगा, कभी कभी ज़्यादा रेयरर हो जाएगा, है ना। तो कंटिन्यूसली ये जो डेंसर होना, रेयरर होना, डेंसर होना, रेयरर होना, एक सेकंड में डेंस हो जाएगा, एक सेकंड में रेयरर हो जाएगा। तो स्टार से जो भी लाइट रे जाते हैं, सपोज ये एक लाइट रे तो नहीं आएगी पॉइंट सोर्स होने के बाद भी, एक क्या होते हैं, कई सारे लाइट रे जाएंगे, है ना। तो जैसे ही अर्थ सरफेस में एंटर करेंगे, सो अगर हमारा अर्थ सरफेस का जो भी मीडियम होगा, डेंसिटीज अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, लाइट वहाँ पर ज़्यादा बेंड हो जाएगा, है कि नहीं। अगर लाइट ज़्यादा बेंड हो गए तो ये कई सारे लाइट रेज में क्या होंगे, लाइट ज़्यादा बेंड होके कहाँ चले जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके अदर डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो सिर्फ कुछ ही लाइट हमारे आईज में एंटर करेंगी। अगर अगेन नेक्स्ट 1 सेकेंड में रेयरर मीडियम हो गया, सपोज ये देखो कई सारे लाइट रेज आ रहे हैं, ठीक है। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा डेंस हो गया तो ये क्या करेगा, लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। ज़्यादा बेंड करने से ये जो सोर्स आ रहे हैं, ये कुछ लाइट्स ज़्यादा बेंड हो जाएंगी, है ना। तो कुछ ही लाइट हमारे आइज में एंटर करेंगी, तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देंगी, लाइट डिम दिखाई देंगी। एंड ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, टेम्परेचर भी एज वेल एज डेंसिटीज भी, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें स्टार लाइट डिम दिखाई देंगी। एंड अगर नेक्स्ट सेकेंड में ये मीडियम हमारा और एटमॉस्फेयर रेयरर हो गया तो क्या होगा, जितने सारे लाइट रेज यहाँ पर आ रहे हैं बेंड होके, वो सारे के सारे रेज को हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे आइज में ब्राइट लाइट एंटर करेंगी। तो ऐसे ही जो रेयरर टेंसर, इट मीन्स 1 सेकेंड में ब्राइट होगा, 1 सेकेंड में डिम होगा, अगेन 1 सेकेंड में ब्राइट हो जाएगा लाइट, अगेन 1 सेकेंड में डिम हो जाएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ऐसे ही हमारे आइज में ये एंटर करेंगे ब्राइट एंड डिम ड्यू टू रेयरर एंड डेंसर। इट मीन्स अगर हमारा एटमॉस्फेयर मोर स्टार लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, इट मीन्स क्या है, अगर रेयरर हो जाएगा तो हमारे आइज में काफ़ी सारी लाइट एंटर करेगी, इट मीन्स ब्राइट लाइट हमें दिखाई देंगी। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर मोर स्टार लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है ना। तो स्टार हमें कैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल ब्राइट दिखाई देंगे मैम। इन अनदर मोमेंट जब ये हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा डेंस हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, लाइट ज़्यादा बेंड हो जाएगी। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर हमारा कम स्टार लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। तो दे अपीयर डिम। In this way, the starlight reaching our eyes by increases or decreases continuously due to atmospheric refraction. One moment में bright, one moment में dim. So stars appears twinkling at night. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? When a light coming from a star enters the Earth's atmosphere, it undergoes atmospheric refraction. Yes, due to the varying optical densities of air at different points, the continuously changing atmosphere refracts the starlight by different amount from one moment to
द नेक्स्ट। सो जैसे ही हमारा स्टारलाइट स्पेस एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन की वजह से ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चेंज भी होगा एंड लाइट को, स्टारलाइट को रिफ्रैक्ट भी करेगा डिफरेंट अमाउंट में, है ना। कभी ब्राइट बना देगा, कभी डिम बना देगा, वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। इट मीन्स एक मोमेंट में ब्राइट बना दिया, एक मोमेंट में डिम बना दिया। सो स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल एट नाइट। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली। और नेक्स्ट इफेक्ट इज वाई टू प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। अगर स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट्स भी तो ट्विंकल करने चाहिए, क्योंकि उनके लाइट्स भी तो स्पेस से आते हैं। तो देखते हैं क्यों नहीं करते हैं ट्विंकल। तो उसके लिए अगेन हम एक अर्थ बना लेंगे, मदर अर्थ, है ना। देन ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, राइट। तो स्टार्स के बारे में अगर हम देखें, स्टार्स हमने अभी क्या डिस्कशन किया जस्ट बिफोर, कि ये काफ़ी दूर प्रेजेंट होते हैं। स्टार्स आर वेरी वेरी फार ऑफ फ्रॉम द अर्थ, है ना। सो ये हमें स्मॉल नज़र आते हैं एंड कंसिडर टू बी ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। वो कैसे दिखते हैं, एक पॉइंट सोर्स जैसे दिखते हैं, है ना। बट ऑन द अदर हैंड ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ये हमारे अर्थ के नियरर में प्रेजेंट होते हैं, मच नियरर टू द अर्थ एंड कैन बी कंसिडर टू बी ए कलेक्शन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो उनमें कई सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स होते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन तो उनके लाइट का भी होता है बच्चों। सपोज ये कई सारे लाइट, कई सारे सोर्स है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लाइट सोर्सेज में इनमें से आते होंगे हमारे अर्थ सरफेस में, है ना, बेंड होके आते हैं। ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन तो होता ही है जैसे ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। बट सपोज मान लो हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा डेंस हो गया, तो क्या होगा, उनमें जितने सारे पॉइंट सोर्सेस और लाइट सोर्सेस आते हैं, उनमें से कई क्या होंगे, ज़्यादा बेंड हो गए और हमारे आइज़ में नहीं पहुँचेंगे। सपोज हम यहाँ प्रेजेंट होते हैं, सपोज ये बेंड होके हमारे आइज़ में नहीं पहुँच गए, बट इतने सारे लाइट रेस तो पहुंच रहे हैं इकट्ठा, है कि नहीं। तो वो कौन सा लाइट प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली ये हमें ब्राइट लाइट प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो वैसे ही अगर मान लो कि ये वाला पोर्शन ज़्यादा डेंस हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइट रेस का जो भी पाथ होगा वो ज़्यादा बेंड हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ तक तो हमारा सही लाइट रे आएगा, तो इकट्ठा कौन सा लाइट रे आएगा, अगेन ब्राइट लाइट आएगा। सपोज मान लो ये वाला पोर्शन ज़्यादा डेंस हो गया, तो ये लाइट रेस का डायरेक्शन सपोज चेंज हो जाएगा, ज़्यादा बेंड हो जाएंगे लाइट एंड हमारे आइज़ में नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या हुआ, अगेन यहाँ से यहाँ तक तो इतने सारे लाइट रेस हमारे आइज़ में आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो भी लाइट रेस प्लैनेट से आ रहे हैं, वो सारे के सारे लाइट हमें हमेशा कैसे नज़र आएंगे, ब्राइट नज़र आते हैं। यू कैन से कॉन्स्टेंटली जो लाइट रेस हमारे प्लैनेट से आते हैं अर्थ सरफेस में, कॉन्स्टेंटली ब्राइट हमें नज़र आता है। इट मीन्स रिफ्रैक्शन तो उनके लाइट का भी होता है, बट जो डीम इफेक्ट है, जो डिमिंग इफेक्ट है किसका, लाइट का जो डिमिंग इफेक्ट है वो सम पॉइंट सोर्सेज से, जो अदर पार्ट्स के जो पॉइंट सोर्सेस होंगे उनमें से क्या होगा, वो ना के बराबर हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इट मीन्स जो डिमिंग इफेक्ट होंगे, सपोज ये इतने पोर्शंस हमारे पास डिमिंग इफेक्ट आ गए, बट उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, बाकी सारे जो ब्राइट इफेक्ट दे रहे हैं ये उसके सामने क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, है ना। और यू कैन से ये बिल्कुल नॉलिफाइड होगा, बिल्कुल ना के बराबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर नॉलिफाइड हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो भी लाइट आएगी हमेशा वो कौन सी लाइट आएगी, हमेशा ब्राइट लाइट आएगी एंड हमें ये ट्विंकल करती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कांस्टेंट लाइट, ब्राइट लाइट हमारे आइज़ में एंटर कर रही है और हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर कांस्टेंट ब्राइट लाइट हमारे पास आएगी, कॉन्स्टेंटली आएगी, तो क्या हमें ट्विंकल करती हुई नज़र आएंगी, बिल्कुल नहीं नज़र आएंगी। सो एटमॉस्फेयर कंटिन्यूस चेंज होने के बाद भी द लाइट कमिंग फ्रॉम द प्लैनेट रिमेन्स द सेम। ये जो लाइट आता है क्या आता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। तो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं कर पाता, अनेबल हो जाता है कोई चेंज करने के लिए, इसलिए प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करने जैसा नज़र नहीं आते हैं। आई थिंक यू विल गेट माई पॉइंट।
The continuously changing atmosphere is unable to cause the variation in the light coming from a big sized planet due to refraction, because of which the planet don't twinkle at all. ये जो हमारा एटमॉस्फेयर का कंटिन्यूस चेंज होना, फ्लक्चुएट होना है ना फ्रिक्वेंटली, ये क्या करता है, जो भी लाइट रेज हमारे प्लानट से आते हैं ये उनको वेरी करने में और बिल्कुल डिम एंड ब्राइट करने में अनेबल हो जाता है, क्योंकि प्लैनेट बड़ा साइज का है एंड इनमें कई सारे पॉइंट सोर्सेस आते हैं, एक पॉइंट सोर्स नहीं आता है। इसलिए प्लैनेट से जो भी लाइट रेज आते हैं वो कंस्टेंटली ब्राइट लाइट हमारे आइज में पहुंचते हैं, है ना। बिल्कुल द लाइट रिमेन्स द सेम ड्यू टू विच द प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल एट ऑल। Our next effect is advanced sunrise and delayed sunset। क्यों हम सनराइज से पहले सन को देख पाते हैं एंड सनसेट के बाद भी सन को देख पाते हैं? एक्चुअली होता क्या है बच्चों, दिस इज़ आवर अर्थ, दिस इज़ द सन एंड अर्थ हमें पता है ये बहुत बड़ी है ना, एंड ये रोटेट करता रहता है, इसलिए तो दिन और रात होते हैं। तो जब अर्थ रोटेट करता है उसके साथ साथ हम भी रोटेट करने लगते हैं, है कि नहीं? बट हमें ये पता नहीं चलता क्योंकि बहुत बड़ी है, तो ये धीरे धीरे रोटेट करने लगता है। बट सन तो अपनी जगह पर है, चलिए ये बात तो अलग हो गई। बट ये जो हमारा अर्थ हो गया एंड ये क्या है, स्काई, है ना। एंड अर्थ एंड स्काई के बिटवीन ये जो हमारी सीधी लाइन है ना, बिल्कुल ये तो हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, ये हो गया स्काई, ये हो गया अर्थ, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। ये जो सीधी है ना, बिल्कुल जो सीधी लाइन है, इसको हम बोलते हैं हॉराइजन। क्या बोलते हैं? हॉराइजन। अगर हमें कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस हॉराइजन के ऊपर आएगी तो हमें दिखाई देगी, अगर कोई भी चीज़ हॉराइजन के नीचे रहेगी हमें विजिबल नहीं होंगी। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जब सनराइज होता है तो वो एक्चुअली क्या है, हॉराइजन के नीचे होते हैं। तो हॉराइजन के नीचे होने से इट कैन नॉट बी रीच टू आवर आइज, हमें ये दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट रेज इसमें से आएंगी वो क्या हो जाएंगी, सीधा चला जाएगा, है ना। जो भी लाइट रेज सन से आएगी वो सीधा चला जाएगा। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है एंड हम यहाँ पर खड़े हैं हॉराइजन में, है ना। तो एटमॉस्फेयर होने की वजह से ये लाइट सीधा ना जाके क्या करेगी, लाइट बेंड हो जाएगी। क्या करेगी, जो सन से जो भी लाइट आ रही है वो क्या होगी, बेंड हो जाएगी। तो हमें तो कोई भी लाइट बेंड नहीं दिखाई देती, हमें सारी लाइट सीधी दिखाई देती हैं। तो ये जो लाइट रेज हमारे आइज में पहुंचेगी, इसको अगर हम लोग ऐसे ही स्ट्रेट बना ले तो क्या हो जाएगा, सन कहाँ पर हमें दिखाई देगा, हमें लगेगा कि सन कहाँ पर आ गया है, अबव द हॉराइजन आ गया है, इसलिए हम सन को विजिबल कर पाते हैं। एक्चुअली सन तब हॉराइजन के नीचे होता है और वो कब आएगा ऊपर हॉराइजन के ऊपर, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट्स आफ्टर हॉराइजन के ऊपर आएगा। बट हमें ऐसा ऑलरेडी लगता है कि सन राइज हो गया है, बट ऐसा नहीं होता। सन तब कहाँ होता है, हॉराइजन के नीचे होता है। बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये लाइट क्या होती है, बेंड होती है। तब ये बेंड लाइट को अगर हम देखते हैं स्ट्रेट तो हमें ऐसा लगता है कि सन हॉराइजन के ऊपर आ गया एंड सनराइज हो गया। सो 2 मिनट्स के बाद जो आना था ये क्या हो गया, हमें 2 मिनट्स बिफोर दिखाई देता है सन। डिड यू गेट माई पॉइंट बच्चों? अगर हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये लाइट स्ट्रेट चली जाती है ना, हमें नहीं दिखाई देती। बट एटमॉस्फेयर होने की वजह से ये लाइट बेंड करती है एंड हमें सन पहले ही दिखाई देता है, 2 मिनट्स बिफोर। सेम एज दैट ऑफ सनसेट के टाइम भी वैसा ही होता है। सपोज ये हमारा हॉराइजन हो गया एंड यहाँ पर सन है एंड ये ऑलरेडी सेट हो गया है ना, सन ऑलरेडी सेट हो गया है एंड ये हमारा आइज है। तो ये जो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट अगर चला जाता तो हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि ऑलरेडी सन कहाँ पर है, हॉराइजन के नीचे आ गया है सनसेट के टाइम। बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये लाइट को सीधा जाना चाहिए था, बट लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर बेंड होके हमारे आइज में रीच करेगी। तो अगर हम देखेंगे तो सन हमें कहाँ पर नजर आएगा, अबव द हॉराइजन, है ना। सो वी कैन स्टिल सी द सन, ऑलरेडी सन सेट हो गया है बट वी कैन स्टिल सी द सन फॉर अबाउट 2 मिनट्स। अगेन हम 2 मिनट्स तक सन को देख सकते हैं आफ्टर द सन हैज सेट, बट ऑलरेडी सन वहाँ पर बिलो द हॉराइजन होता है। सो द टाइम फ्रॉम द सनराइज एंड सनसेट इज लेंथेंड बाय अबाउट 2 + 2 मिनट्स, है ना।
तो ये हो गया 2 मिनट्स प्लस ये हो गया 2 मिनट्स, टोटल कितने हो गए 4 मिनट्स हो गए बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो द डे वुड हैव बीन शॉर्टर अबाउट 4 मिनट्स, है कि नहीं, हमारा दिन 4 मिनट्स शटर होता, जो हमारा डे है वो 4 मिनट्स शटर हो जाता, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये हमारा 4 मिनट्स लेंथन हो जाता है। अगेन ये सन अपीयर्स फ्लैटेंड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही इस सन हमारा थोड़ा सा फ्लैट दिखने लगता है और ओवल शेप का दिखने लगता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हेन सनलाइट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। As a result, sun appears slightly higher from its actual position, which results in 2 minutes advanced sunrise and 2 minutes delayed sunset। बिल्कुल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट रे क्या होती है, बेंड होती है एंड सन हमें एक्चुअल पोजीशन से ऊपर नज़र आता है ना, हॉराइजन से बिल्कुल ऊपर नज़र आ जाता है ना, स्लाइटली हायर नज़र आता है। वैसे ही सनसेट के टाइम ऑलरेडी सन क्या होता है, हॉराइजन के नीचे चला जाता है, बट अगेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये बेंडिंग लाइट की वजह से हमें कहाँ नज़र आती है सन, बिल्कुल हॉराइजन के ऊपर, एंड हमें 2 मिनट तक बिल्कुल सनसेट को अगेन डिलेड सनसेट देख पाते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड इट्स सम इफेक्ट। So that's all about this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.